नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत साहब का पर्वत प्रदेश में पावस। और तो पर्वत प्रदेश में पावस पहले हमने उसके कवि परिचय और पाठ परिचय के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। और आज हम लेकर के चलते हैं आपको हिमालय पर्वत की उन वादियों पर जिसको भारत का सिरमौर कहा जाता है। उसमें वर्षा ऋतु का जो परिवेश है वो कैसा होता है, इस पर सुमित्रा नंदन पंत साहब ने अपनी कलम चलाई, कविता रचित की। और आपको दर्शाने के लिए कि कक्षा में बैठे बैठे या ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे भी इसका आनंद ले सके, तो क्या कहा है, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पावस यानी क्या होता है? वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है। तो पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा ऋतु जब आती है तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण कितना सुंदर, कितना रमणीय होता है, कितना दर्शनीय होता है। इसके बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कि वर्षा ऋतु थी कहाँ पर? पर्वतीय प्रदेशों पर। तो उस वर्षा ऋतु में जब पर्वतीय प्रदेशों पर वर्षा ऋतु होती है तो क्या देखते हैं कवि कि पल पल कि ये प्रकृति पल पल अपना रूप बदल रही थी। कैसे बदल रही थी? परिवर्तित प्रकृति वेश, रूप रंग बदल रही थी। कैसे? कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार क्या होता है? मेखलाकार, मेखलाकार होता है करधनी के आकार का। करधनी क्या होता है? कमर पर बांधने का आभूषण। इस तरह की पर्वतीय श्रृंखलाएं, नीचे जल, यहाँ से सूर्य उदित होता हुआ और वर्षा ऋतु टप टप गिरती हुई जब पर्वतों पर गिरती है तो वहाँ का रूप सौंदर्य कैसा होता है, ये देखने योग्य है। आपने भी देखा होगा। हाँ, पर्वत अपार, अपार जिधर जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ वहाँ तक पर्वतीय श्रृंखलाएं ही दिखाई दे रही है। और अपने सहस्त्र, सहस्त्र शब्द का मतलब क्या होता है? सहस्त्र, सहस्त्र यानी होता है हजारों, सहस्त्र यानी हजारों। दृग, बहुत ही अच्छे शब्द लिए हैं। दृग यानी नेत्र। फिर दिया है इन्होंने डेस, योजक चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? रूपी। और सुमन यानी क्या होता है? सुमन यानी होता है पुष्प। फाड़ यानी देखना, देखना। मेखलाकार पर्वत अपार, जिधर जिधर भी नजर जाती है करधनी के आकार की पर्वतीय पर्वतीय पहाड़ियां सामने नजर आ रही है। अपने सहस्त्र और उन पर्वतों पर आए हुए हजारों रंग के पुष्प, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तो इस धरती को क्या कर रहे हैं? आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। यहाँ पर हम कहें कि दृग रूपी सुमन, दृग यानी नेत्र रूपी सुमन, यानी एक तो है मानव, दूसरा क्या है? प्रकृति। जहाँ पर मानव का प्रकृति से संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ये ध्यान देना आप। कौन सा अलंकार है? पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। आगे देखो,
अवलोक रहा है बार बार। अरे बार बार निहारे जा रहा है, इस सुंदर वर्षा ऋतु के वातावरण को निहारे जा रहा है, निहारे जा रहा है। और नीचे जल में निज महाकाय, क्या देख रहे हैं वो नेत्र? इस पूरे जो जल पर्वतीय प्रदेशों से नीचे आ रहा है, उससे जो तालाब भरे हुए हैं उनको निहार रहा है। जैसे एक मानव आईने के सामने जाकर के अपनी शक्ल सूरत को निहारा करता है, उसी तरह से पर्वत भी और पर्वतों पर उगे हुए पुष्प भी क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति को निहार रहे हैं। आगे क्या है? जिसके चरणों में पला था। एक बात और कहना चाहूंगा, बार बार पल पल, यहां पर देखें आप, जहां किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ये समझ में आ गया आपको? पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक अलंकार और है, देखें आप, चले आगे। जिसके चरणों में पला ताल, इधर पहाड़ है, ये पहाड़ियां, और इसके चरण, ये चरण में तालाब है, तालाब है, पला हुआ है। यानी वर्षा ऋतु में इसका जो पानी झर कर के आता है, कहाँ पर आता है? इस तालाब में आता है, जिसमें पर्वत अपनी परछाई को देख रहे हैं। दर्पण सा फैला है विशाल, कैसा लग रहा है ये? दर्पण के समान, जैसे तो कोई कांच में अपनी शक्ल सूरत को देख रहा हो, ऐसा ही पर्वत उस तालाब में अपने रूप रंग को निहार रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं? गिरी का गौरव गाकर झरझर। गिरी क्या है? गिरी यानी, गिरी किसको कहेंगे? पर्वतों को, पर्वत को। गिरी का गौरव, गौरव यानी क्या होता है? गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? झर झर, झर 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 किसकी आवाज होती है? झरनों की आवाज होती है। झरने पहाड़ी क्षेत्रों से इस तरह से बह रहे हैं जैसे तो वह पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। मद, मद यानी होता है मस्ती, मस्ती या आनंद, मस्ती या आनंद में नस नस उत्तेजित कर। जब व्यक्ति को अत्यधिक आनंद आता है तो वह रोमांचित हो जाता है, उसका अंग अंग खिल जाता है। इसी तरह पर्वतों पर जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वर्षा होती है, तो पर्वतों के अंदर इतनी मस्ती, इतनी उमंगता छा जाती है कि वह अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतीत होने लगता है। मोती की लड़ियों से सुंदर। अब देखिए इसमें, मोती की लड़ी जब टूटती है माला,
माला जब बिखरती है तो कैसे, इस तरह से। माला जब बिखरती है तो वह नीचे एक एक दाने के साथ बिखर जाते हैं, उनमें चमक होती है। यहाँ पर भी जो झरने का जो पानी है वह टप टप की ध्वनि के साथ उस तालाब में गिरा जा रहा है। और किसके समान, जैसे तो मोती की माला का कोई धागा है वह टूट चुका है, इस तरह पानी गिर रहा है। फिर इसमें अब यहाँ पे देखो, लड़ियों से अब यहाँ पर क्या है साहब, तुलना की गई है। क्या की गई है? तुलना, कंपेरिजन किया गया है। जहाँ पर उपमेय का उपमान से के साथ तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखना आप, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग से भरे हुए निर्झर यानी क्या होता है? निर्झर, निर्झर यानी होता है झरने। झरने, झाग से युक्त झरने तालाब में झर रहे हैं, गिर रहे हैं। और जैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई साबुन का पानी हो, और ऐसे झाग ही झाग उसमें आए हुए हैं। आगे क्या कहते हैं ये? आगे क्या कहते हैं साहब? देखो आप, गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, गिरिवर, गिरिवर कौन है? गिरिवर, गिरिवर यानी पहाड़ों के, और यानी हृदय से, उठ उठ कर, उठ उठ कर यानी वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर हम कर देंगे, क्योंकि उठ उठ दो बार प्रयुक्त हुआ है। गिरिवर के पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर, कौन उठ रहे हैं साहब? उच्च कांक्षाओं से तरुवर, तरुवर, तरुवर कौन है? वृक्ष। उच्चाकांक्षा, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, उच्च प्लस आकांक्षा, जिसका अर्थ होगा ऊंचा उठने की, ऊंचा उठने की चाह। किसको है? पहाड़ों के हृदय से वृक्ष ऊपर उठने की चाह में, जैसे एक मानव है उसकी कल्पनाएं होती है कि वह हमेशा क्या चाहता है? आसमान को छूना चाहता है। इसी तरह वर्षा ऋतु के कारण जो पेड़, जो वृक्ष उन पहाड़ों पर है, वह भी अपने आप में क्या चाहते हैं कि हम और ऊपर उठे, और ऊपर उठे, और ऊपर उठे, यानी आसमान को छूना चाहते हैं। हे झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव, नीरव नभ यानी शांत आसमान।
नीरव यानी शांत होता है, ध्यान रखना आप। हे झांक रहे नीरव नभ पर, क्या कर रहे हैं? शांत आसमान पर झांक रहे हैं। जिस तरह से मानव अपनी कल्पना शक्ति को कहाँ पर लेके जाता है? आसमान में देखता है। उसी तरह पर पहाड़ों पर उगे हुए वृक्ष आसमान की ओर शांत रूप से देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। कैसे? अनिमेष, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, अटल, अटल यानी होता है स्थिर होकर के, बिना पलक झपकाए स्थिर होकर के। जिस तरह चिंतित व्यक्ति, चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति क्या करता है? अनिमेष स्थिर होकर के देखा करता है, निहारा करता है। उसी तरह से वृक्ष भी आसमान को देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? फिर अचानक क्या देखते हैं वो? फिर क्या परिवर्तन होता है? उड़ गया अचानक लोभूधर। अरे जो क्या देख रहे हैं कि जो बादल धरती पर आए हुए थे, अचानक वह उड़ने लगे। यानी इधर से उधर, उधर से इधर बादल घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं, बिजलियां चमक रही है। फड़का अपार पारद के पर, क्या है? पारद क्या है? बादल। कुछ समय बाद ही पहाड़ों पर जैसे तो बादलों के पंख लग गए हों, बादल रूपी पंख। जिस तरह से पक्षी आसमान में विचरण करते हैं, उसी तरह से बादलों ने उन पहाड़ों को क्या कर लिया? ढक लिया था, ढक लिया है। यानी अपने आप में वह ढक चुके हैं। आगे चलें, आगे चलो। ये भी समझ में आ गया आपको? अब क्या रह गया साहब? जब बादलों को ढक लिया है, वर्षा समाप्त हो गई है, तो क्या रह गया? आप भी वर्षा ऋतु के वातावरण को पहाड़ी इलाकों में जाकर के देखते हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर। क्या शेष रह गए? रव यानी रव शेष। जब बादलों को ढक लिया गया तो पानी का जो स्वर है, पानी का स्वर वही शेष रह गया, वही शेष रह गया। किसमें? निर्झर झरनों में। निर्झर यानी क्या होता है? झरनों में। झरनों के पानी की आवाजें ही शेष रह गई है। टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तो बादल धरती यानी आसमान धरती पर टूट पड़ा हो। ऐसे बादल क्या किए? धरती पर आ गए, पहाड़ों पर आ गए। अब बिजलियां चमकने लगी तो क्या होता है? 10 गए धरा में सभे साल। यानी साल के वृक्ष जिनको ऊपर उठने की चाह थी, साल के वृक्ष जिनको ऊपर उठने की चाह थी, जो कभी किसी से डरते नहीं थे, वह भी डर करके उन्होंने अपनी जड़ों को और गहरा कर लिया। उठ रहा धुआं। जब बरसात खत्म हो गई, बादल ही बादल शेष रहे, तालाब पर बादल, पहाड़ों पर बादल, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तो
पहाड़ों से धुआं उठ रहा है। और ताल यानी तालाब से, तालाब क्या है? तालाब जैसे तो जल गया हो। यो जलद यान में, बादल रूपी यान किसका? इंद्र का। इंद्र का यान कौन सा है? बादल। जैसे तो इंद्र देवता बादलों पर बैठ कर के विचर 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 यानी निरंतर भ्रमण कर रहे हों। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल यानी ऐसा लगता है जैसे तो इंद्र, राजा इंद्र ही क्या कर रहा है? जादूगरी का, इंद्रजाल यानी होता है जादूगरी का खेल खेल रहा हो। खेल खेल रहा हो। ऐसे वर्षा ऋतु में क्या होता है? वहाँ का जो प्राकृतिक वेश है वह बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और सुमित्रा नंदन पंत साहब ने कक्षा में बैठे हुए बच्चों को पर्वतों पर जो वर्षा ऋतु होती है उसका प्राकृतिक परिवेश बताया। तो आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक यू।